चलिए आज हम पढ़ते हैं मूल्य वाला। कल चैप्टर था ना कि हम मूल्य को कैसे पहचानें। पहले व्रत था, व्रत के बाद मूल्य वाला चैप्टर भी काफ़ी कुछ आपने उसमें समझ लिया है, राइट। मूल्य स्वरूप आवश्यकता आ रहा है। हाँ, जीवन विज्ञान में, शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, कि मूल्य कैसे निर्धारित किए जा सकते हैं और जीवन विज्ञान में उनका क्या महत्व है। अर्थात हम अपने जीवन को उन्नत करने के लिए मूल्यों का निर्धारण कैसे कर सकते हैं, मूल्यों को कैसे बढ़ा सकते हैं, नैतिक शिक्षा का, आध्यात्मिकता का, इन सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करके मूल्यों को बढ़ाया जा सकता है। कौन से पेज में आप? अभी हम पढ़ रहे थे 121 पेज डालो आप, उसके 21 के बाद ये सब चीज़ें आप, सर्वांगीण विकास कैसे होगा हमारे जीवन का, है ना, बालक का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण तो क्या होता है? सब तरह से, पूर्ण रूप से जैसे मैंने कल बताया था ना कि कोई शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट है, बौद्धिक रूप से कमजोर है। हाँ, और यदि बौद्धिक रूप से कमजोर है, यदि बौद्धिक रूप से खूब हट्टा-कट्टा, मतलब बौद्धिक रूप से मजबूत है तो शारीरिक, तो इस तरह का अधूरा विकास नहीं चाहिए। विकास पूरा हो शरीर का, मानसिक और बौद्धिक रूप से, तो ये सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है। फिर इसमें बताया था हमने कि शिक्षा के क्षेत्र में और यौगिक क्रियाएं, योगासन, प्राणायाम, कायोत्सर्ग, प्रेक्षा ध्यान, शारीरिक है, शारीरिक में मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, ये सब चीज़ें शरीर के ही अंदर का विकास होती है। ये सारे बुक से पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, आप डीपली पढ़ लेना, मोटा मोटा मैंने कल आपको इसका वो बताया गया था। अहिंसा का प्रशिक्षण, हृदय परिवर्तन करना है सबसे पहले, दृष्टिकोण परिवर्तन और जीवन शैली परिवर्तन। इसमें ये लिखा है, ये एक विद्यालय के मुख्य उद्देश्य लिखा है, उसमें पेज नंबर 124 पर इसमें लिखा है मुख्य उद्देश्य विद्यालय स्तर पर उद्देश्य, स्नातक स्तर पर, स्नातक मतलब स्नातक स्तर पर उद्देश्य। अच्छा, अभी आपको ये नहीं पता, मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है मूल्यों को बढ़ाने का, कि एक तो विद्यालय स्तर पर उद्देश्य इसका, जो छोटे छोटे विद्यार्थी होते हैं 8वीं तक 12वीं तक के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, उसको कहते हैं विद्यालय स्तर पर। वहाँ पर कैसे विकास हो मूल्यों का, तो वहाँ पे उनका शारीरिक विकास करो, शारीरिक विकास के लिए उनका खेल कूद करवाओ खूब, है ना, बच्चों को अच्छा पुष्ट भोजन दो। तो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए उनसे योगासन कराओ, ध्यान कराओ, ये सब करवाओ स्कूलों में। तो ये है विद्यालय स्तर पर मूल्य। और स्नातक स्तर पर, स्नातक कहते हैं जब हम 12वीं से आगे की क्लास में जाते हैं, या बीए करने या बीएससी करने, वहाँ पर कैसे हो, वहाँ पर शिक्षा में जीवन विज्ञान के स्वरूप का ज्ञान कराना चाहिए। अणुव्रत, योग, प्रेक्षा ध्यान, इन नियमों का पालन करवाना चाहिए छात्रों से, है ना। वहीं पे जाके ज़्यादा बिगड़ते हैं बच्चे, तो वहीं पे जाके चोरी करना सीख लेते हैं, वहीं पे जाके झूठ बोलना सीख लेते हैं। स्कूल में तो किसी तरह से टीचर्स के अनुशासन में रह के कर भी लेते, पढ़ भी लेते, लेकिन जैसे ही स्कूल पास हुआ, वहाँ जाके बच्चे ड्रग्स लेना, शराब, सिगरेट, नशे की आदत, तो ये सब किससे छूटेंगे, अणुव्रत से। अणुव्रत का पालन करना शुरू करवा दो। ठीक है। प्रायोगिक अभ्यास द्वारा संतुलित व्यक्ति का निर्माण करो। प्रायोगिक अभ्यास मतलब प्रयोग करवाओ उनको, ये नहीं कि कह के पढ़ा के केवल, प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकली करवाओ उनसे। जैसे यहाँ पर तुम्हारा क्या हो रहा है, रोज प्रैक्टिकल हो रहा है ना, योगासनों का, प्राणायाम का, तो ऐसे ही उन्होंने कहा है कि आप प्रैक्टिकल द्वारा स्टूडेंट्स को बताओ चीज़ों को। और जीवन मूल्य, जीवन के मूल तत्व जैसे शरीर, मन, भाव, चेतना है, इसका ज्ञान कराओ स्नातक स्तर पर। और स्नातकोत्तर स्तर पर भी
स्नातक मतलब बेसिक लेवल पे। नहीं जैसे 12th के बाद जो नहीं होता है, अच्छा, अच्छा, ये अच्छा। BSc स्नातक हो उसके बाद स्नातक कहते हैं ग्रेजुएशन को, जी जी और स्नातकोत्तर फिर उससे भी आगे क्या होता है, एमए होता है जो तुम कर रहे हो, स्नातकोत्तर कर रहे हो तुम इस समय, जी ठीक है। एमए की क्लासेस जो होती हैं, जी तो जीवन के परिष्कार द्वारा आध्यात्मिक वैज्ञानिक मूल्यों के परिपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना। आध्यात्मिक व्यक्तित्व अर्थात मैत्रीपूर्ण व्यवहार से ओतप्रोत होना चाहिए आपका जीवन, आपका व्यक्तित्व ऐसा हो। और जीवन का शारीरिक मानसिक भावनात्मक ये तो होना ही चाहिए विकास। प्रेक्षा ध्यान के द्वारा इसको पुष्ट करो, और जीवन के उन नियमों एवं प्रभावों का अध्ययन और अन्वेषण करना सीखो जिनसे जीवन का ज्ञानात्मक भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष पुष्ट हो सके, परिष्कृत हो सके, यानी उसमें से जो गलत चीज़ें वो निकल सकें, बुराइयां निकल जाएं और अच्छाइयाँ आ जाएं। स्वस्थ समाज की संरचना के लिए ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करो। तो स्नातकोत्तर में जाके थोड़ा और मजबूताई से सीखो चीज़ों को, ये उनका कहने का मतलब है कि ताकि आपके अंदर मूल्य निर्मित हो सके, एक मूल्यवान व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सके। ऐसे ये तीनों विद्यालयों में, तीनों तरह के, जहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं, बस मैम MA आएगा कि आगे हाँ एमए की से आगे की पढ़ाई भी होती है। हाँ आगे और भी एमए करो, एमएससी करो, या फिर और डॉक्टरेट करो, PhD पीएचडी करो, जो भी करो, फिर तुम जीवन भर पढ़ते रहो। मैम आपने PhD कर रखी ना, आप डॉक्टर है ना, फिर आपको जो PhD करता है डॉक्टर कहलाता है। डॉक्टर का कॉलेज उपाधि मिल जाती है ना डॉक्टरेट। डॉक्टर मैम वैसे PhD जैसे ग्रेजुएशन तो 15 इसी से 15 मैंने साल की आप होती है। योगा से ही नहीं, मैंने संस्कृत मैं अपना 3 बार कर रखी हूँ। जैसे मैम जैसे अभी ग्रेजुएशन को बोलते हैं 15वीं बोलते हैं ग्रेजुएशन को, 12वीं तो हो गई, और एमए को 17वीं बोलते हैं, है ना। तो ऐसे PhD कौन सी होती है, किसी को ऐसा तो कोई नहीं बोलता 15वीं या 17वीं। अरे मैं वैसे बात कर रहा हूँ, छोटा मोटा जैसे साल मान लेते हैं। तीसरी या तीसरी कर ले PhD में कितने साल लगते हैं? 5 साल लगते हैं। 13वीं हुई तरह से 23वीं हुई 13 23 साल, है ना मैम, यही तो होगा। हाँ। पहले 12th करेगा, फिर ग्रेजुएशन करेगा, फिर उसका एमए करेगा, फिर एमए के बाद PhD करेगा। बताओ, समय लगता है। 23 साल। बहुत आसान तरीका है समझने का ये, किसी को पता नहीं है, जड़ बुद्धि है, कैसे समझाओगे आप? आगे देखो, केंद्रीय विषय वस्तु। तो केंद्रीय विषय वस्तु में भी यही आएगा कि आपने जो है अपने जीवन मूल्यों के विकास के लिए जीवन के तत्वों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। उनके प्रशिक्षण की प्रक्रिया में अहिंसा, अनेकांत, अणुव्रत और प्रेक्षा ध्यान, ये चारों चीजें आपको आ गई? जी जी आपको आ गई ना? जी मैम, मतलब यही है। बताइए कि क्या चीज है। हाँ, अहिंसा को आपने समझ लिया, जी। अनेकांत पता चल गया आपको जी, जी। कि अनेक प्रकार के सबको साथ लेके चलना, चलना, सबके सबकी साथ विचारधाराओं का सम्मान करना है। और अणुव्रत आपको पता है, छोटे छोटे संकल्प में। हाँ, और प्रेक्षा ध्यान आपको पता मैम परीक्षा जाना प्रैक्टिकल भी होता है, है। हाँ करके भी मिला था परीक्षा। हाँ, मैंने खाली लिखा हुआ, करा नहीं है परीक्षा। आज करवा दूंगी। परीक्षा जाना जैसे कायम सब की तरह होता परीक्षा जाना। हाँ, मैं करवा के दिखाऊंगी आज, जी। प्रैक्टिकल करेंगे उसका। जी जी लंच के बाद वो पढ़ ली तुमने, क्या कहते हैं, प्रमाणिकता की अच्छे से, आप कोई डाउट तो नहीं रहेगा? कितना अच्छे से मैं समझ आ समझा। गई थोड़ी बहुत। आप अभी पहले इसको पढ़ेंगे। मैं बताया था बहुत सही बताया, तुम नहीं आई थी कल ना? अच्छा। बहुत आसान तरीके से बताया। और ये सब मैंने आपको कल बता दिया था, मूल वस्तु, मूल विषय वस्तु, ये कल पढ़े थे ना सारे, यौगिक क्रियाएं, योगासन, प्राणायाम, जी प्रेक्षा ध्यान, कायोत्सर्ग, ये इसके सूत्र हैं मूल्यों को बढ़ाने के, ठीक है, जीवन मूल्य को बढ़ाने के। स्वाध्याय, बस इसमें ये स्वाध्याय का मतलब होता है अपना अध्ययन करना, अपने आप अध्ययन करते रहो पढ़ाई। स्वाध्याय बुक का अध्ययन। हाँ। अहिंसा प्रशिक्षण, इसमें फिर वही आएगा, हृदय परिवर्तन, दृष्टिकोण परिवर्तन, जीवन शैली परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन में क्या आएगा? व्यवस्थाएं जितनी भी है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, उनको परिवर्तित कर डालो, लेकिन सबसे पहले खुद को परिवर्तन करो, है ना? उनका पहले इधर परिवर्तन करना पड़ेगा पहले। ये नहीं कि मतलब हम दूसरों को परिवर्तित करने के चक्कर में रह गए और खुद को कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर से आ गया इसमें
पाठ्य पुस्तकें विद्यालय स्तर की, स्नातक स्तर की कैसी होनी चाहिए, कैसी बननी चाहिए, स्नातकोत्तर स्तर में कैसी पढ़ाई होनी चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें थोड़ा थोड़ा आप खुद से पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी बार बार यही चीज़ें रिपीट की जा रही है जो मैं बोल रही हूँ आपसे, जी। ठीक है। हर जगह इन चीज़ों को दोहराया भी गया है। तो ये चैप्टर भी हमारा आज संपन्न हो गया। अब इसका अगला चैप्टर आता है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान, इसका अर्थ, प्रयोजन, उपसंपदा, स्वरूप और निष्पत्तियां कहते हैं। प्रेक्षा किसे कहते हैं? सबसे पहले तो इसका अर्थ समझ लीजिए। सबको पता है प्रेक्षा क्या है? प्रेक्षकों को देखना, देखना। कैसे देखना? स्वयं से स्वयं को देखना, स्वयं से स्वयं को देखना और बारीकी से, गहराई से देखना। एक तो देखना सामान्य है कि मैं तुमको देख रही हूँ कि भाई ये वो है, क्या नाम है, रोमी है, तुम सत्यम, एक तो ऐसे जनरली देख। एक मैं ध्यान से देखूंगी कि रोमी क्या कर रही है, एमए कर रही है, इसकी पढ़ाई कितनी हुई है, ये ऐसी दिखती है ना, काली है, गोरी है, अच्छी है, बुरी है, मैं हर चीज़ को तुम्हें ध्यान से देख रही हूँ। तो ये प्रेक्षा होगा। प्रेक्षा मतलब ध्यान से देखना, फिर इसी को प्रेक्षा कहते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान का जो शाब्दिक अर्थ है वो है प्रेक्षा प्लस ध्यान। प्रेक्षा का अर्थ है गहराई में उतरकर देखना। प्रेक्षा ध्यान का अर्थ है, हाँ, प्रेक्षा ध्यान दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्रेक्षा और प्लस ध्यान। तो इसमें प्रेक्षा का अर्थ है कि गहराई से उतरकर देखना, और इसको हम एक विपश्यना भी बोलते हैं। जी, विपश्यना होती है ना, इसी तरह में। हाँ, विपश्यना भी इसी का नाम था। विपश्यना सबसे अच्छा कहाँ पे होता है? मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं किया। अच्छा, क्योंकि नेपाल ये विपश्यना तो क्या है ना, बुद्धिस्ट टेक्निक है ना, तो नेपाल बुद्धिस्ट वहाँ पे आने का तो वहाँ पे अच्छा होता है विपश्यना। तो ये इसको ही विपश्यना भी कहते हैं। और प्लस ध्यान का अर्थ है क्या करना, ध्यान। ध्यान पद्धति में ध्यान लगाना, सूक्ष्मता, ध्यान लगाना, सूक्ष्मता से देखना। हाँ ध्यान को विपश्यना भी बोलते हैं। हाँ हाँ, तो इसका नाम पहले विपश्यना ही था। जब जैन मुनि हमारे तुलसी जी ने और महाप्रज्ञ जी ने इसको प्रेक्षा ध्यान दूसरा नाम दे दिया। पहले विपश्यना ही। ध्यान प्रेक्षा ध्यान करना विपश्यना ही है, विपश्यना हाँ, मेडिटेशन। उपासना जैसा ही है, ठीक है। तो इसका मूल रूप से यही अर्थ होगा, जानना और देखना। क्या देखना? सूक्ष्म रूप से क्या देखना? चेतना को देखना। चेतना अर्थात आत्मा को या चेतना को अनुभव करना, देखना, उसके बारे में ज्ञान लेना, उसका अनुभव करना, ये चीज़ देखना होता है इसमें। तो उन्होंने कहा है कि देखो और जानो, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो। ये एक सूत्र आता है, संपिखये अपग मप एनम, स्वयं से स्वयं को देखना। अब इसमें क्या है कि इस सूत्र का भी बार बार अभ्यास करना चाहिए। श्वास शरीर का ही एक अंग है, ठीक है, और श्वास से हम जीते हैं। तो सर्वप्रथम क्या देखें? शरीर में श्वास को देखें। श्वास के माध्यम से ही हम अंदर तक जा पाएंगे देखते हुए चीज़ों को, ठीक है ना, तभी हम आत्मा तक पहुंच पाते हैं। और श्वास को देखते देखते फिर मन पटु हो जाता है, यानी मन तक हम पहुंच जाते हैं और वहाँ पर अपनी वृत्तियों को क्या करते हैं? वृत्तियों को संतुलित करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की ये जो क्रिया है ये सब प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत
आती है। इसमें अनेक अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। तो प्रेक्षा ध्यान का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन अर्थात कारण, किस लिए किया जाए प्रेक्षा ध्यान? प्रश्न उन्होंने उठाया कि किस लिए किया जाए, मनुष्य प्रेक्षा ध्यान करे क्यों? तो उन्होंने कहा फिर कि नंबर 1, सबसे पहले तो चित्त की निर्मलता होगी। हाँ, चित्त की निर्मलता के लिए, यानी अपने चित्त को, अपनी आत्मा को के बाहर जो लेयर बनी है गंदगी की, उसकी निर्मलता, उसकी सफाई करो आप पहले। तो ये किससे होगी? प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से। कषायों से मलिन चित्त में आत्मज्ञान की धारा बह नहीं सकती। कषाय किसे कहते हैं? कषाय होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो विकृतियां हैं मन के अंदर, विकार हैं, ये कषाय हैं। तो इन कषायों को हटाओ पहले, इसकी लेयर को हटाओ, और तभी हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो वो कहते हैं हम अपने भीतर के ज्ञान को प्रकट करने के लिए सबसे पहले काम, क्रोध रूपी कषाय को हटाना पड़ेगा, और चित्त की निर्मलता अपने आप हो जाएगी। जब चित्त की निर्मलता होती है तब मन शांत होता है, और शांत मन से संतुलन आता है, समता आती है, आनंद की प्राप्ति होने लगती है। और जब ऐसा होने लगता है तो हमारी साधना सफल होने लगती है। तो हमारा सबसे पहला प्रयोजन क्या होना चाहिए कि चित्त की निर्मलता, चित्त को निर्मल बनाने का प्रयास करें। दूसरा क्या लाभ है प्रेक्षा ध्यान से? कि सत्य की खोज होगी। अब सत्य क्या है? सत्य है भाई प्रामाणिकता जितनी भी है, सच्चाई जो भी है, उसकी खोज करेगा। अब हम व्यक्ति जो है यही सोचता रहता है बार बार, दिन भर में कितनी बार ख्याल आता है कि यार मैं क्यों ये संसार में आया हूँ, लोगों के लिए काम करता रहता हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ, उसके लिए कर रहा हूँ। तो क्योंकि हमें सच्चाई का पता ही नहीं है, तो हम अपने लिए ही संसार में आए हुए हैं, दूसरों के लिए नहीं आते। लेकिन हम दूसरों के काम करने लग जाते हैं, क्योंकि हम जो दूसरे हैं ना, वो एक माया स्वरूप है हमारे सामने, जाल है वो। आते तो हम स्वयं की आत्मा का उत्थान करने के लिए, अच्छे कर्मों को करके जाने के लिए यहाँ से, लेकिन हम सोचते हैं कि अरे ये हमारा माँ है, ये बाप है, ये बच्चे हैं, ये पति है, ये पत्नी है, उलझ जाते हैं इसमें। जबकि हमें करना तो चाहिए, कर्म उनके साथ करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, ये नहीं है कि काम ही ना करो किसी का, लेकिन पवित्रता पूर्वक काम करें। झूठ बोलना पड़े तो नहीं बोले झूठ, क्योंकि हमारी आत्मा को क्या होगा, हमारी आत्मा को पाप लगेगा उससे। और कहीं चोरी करनी पड़े, दूसरों के लिए कितनी चोरी कर लेते हैं, दूसरों के लिए कितना झूठ बोल लेते हैं, जबकि जिनके लिए बोला जा रहा है उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। आत्मा हमारी ही दूषित, प्रदूषित और संतुलित, अच्छी या बुरी बनी जा रही है। तो सत्य की खोज होने लगी, यही सत्य की खोज है कि हमको करना क्या है, हम इस चीज़ से अवगत हो जाएंगे प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से। तीसरा आता है चैतन्य की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव। अब वही बात आ गई जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, चैतन्य अर्थात जो आत्मा है हमारी, ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र सत्ता है हमारी, इसमें किसी का दबाव नहीं है। किसी ने नहीं कहा है, भगवान ने क्या किसी ने भी, कि हम दूसरे के दबाव में आकर अपनी आत्मा से अच्छे और बुरे कर्म करें। हमारी स्वतंत्रता होनी चाहिए हमारी आत्मा की। हमारा मन नहीं कर रहा है, हमारी आत्मा नहीं बोल रही है किसी काम को करने की, तो हम ना करें। जो काम हमारी आत्मा कहती है कई बार कि भाई ये गलत है, नहीं करो, लेकिन मनुष्य जो है ना फिर भी कर लेता है। अरे भाई भ्रष्टाचारी करनी है, गलत लोगों से पैसा लेना है, गलत तरीके से लेना है, लेकिन हमारी आत्मा अंदर से हमें कहती रहती है कि मत कर मत कर। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं अरे यार मेरे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, मेरा ये काम, गाड़ी ले लेंगे, मकान ले लेंगे, अरे ले ही लेते हैं, जबकि आत्मा तो अंदर से मना कर रही है। तो
चैतन्य की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव करें हम, कि जो हमारी आत्मा कह रही स्वतंत्रता पूर्वक, क्योंकि उस पर तो दबाव नहीं होता। चैतन्य मतलब आत्मा आत्मा क्यों है, चैतन्य मतलब आत्मा उस पर कोई दबाव नहीं है, वो कोई किसी का के अधीन नहीं है, वो हमें सही डायरेक्शन देती रहती है अंदर से। हमारे होते हैं ना कई बार दो मन होते हैं अंदर से, हमारा मन एक बार कहता है नहीं 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 करती, एक अच्छा मन एक बुरा। हाँ, और फिर भी हम सोचते हैं अरे आत्मा। तो वही है, आत्मा का संदेश हम पढ़ नहीं पाते, क्योंकि माया जाल इतना खिंचता है कि माया ही हमें लपेट लेती है। तो तभी कहते हैं कि स्वतंत्र रखो, चेतना स्वतंत्र है और उसी की बात मानो, जो सही है वो वही बताती है, ये बात है। जी। अगला फिर है कि व्यक्तित्व का समग्र विकास हो, प्रेक्षा ध्यान से व्यक्तित्व का समग्र विकास होने लगता है। समग्र विकास में क्या क्या आ जाएगा तुम्हारा? पूरी तरह का विकास, शारीरिक रूप से, मानसिक, बौद्धिक रूप से, हम्म। उसका विचार भी हो, विचार रूप से उसका। हाँ, अभी देखो इसने क्या क्या बताया, आध्यात्मिक विकास होगा, भावनात्मक परिवर्तन आएगा आपके अंदर। भाई जब प्रेक्षा ध्यान करोगे, विचार शुद्ध होंगे तो भावनाएं भी शुद्ध होंगी ना। जी। रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक कैसे? आपके शरीर के अंदर जितनी भी नस नाड़ी ग्रंथियां हैं वो शुद्ध होने लग जाएंगी। हमें बीमारियां क्यों होती हैं इतनी सारी? हमारे खून से, हमारी नस नाड़ियों से जब वो बाधित होती हैं, या उनमें किसी प्रकार का हम गंदा सोचते हैं या बुरे विचार मन में आते हैं, तो हमारी नस नाड़ियों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, पता है? जी। और अंदर से फिर हम बीमार होने लग जाते हैं, हमें तुरंत बुखार आ जाता है, या कोई भी अनेक प्रकार की शुगर हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, है ना। बीपी की तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, एकदम से कुछ सोचते हैं ना तो बीपी बढ़ा रहता है। तो सोच से ही तो आ रहा है अंदर से सब कुछ, सब नस नाड़ी हिल रही है अंदर की। तो वो कहता है कि रासायनिक परिवर्तन भी होगा यदि आप प्रेक्षा ध्यान में प्रेक्षा ध्यान क्या सिखाते हैं? शांत रहना, निर्मल करना मन को। यदि आप एकदम भूल के सब चीज़ें अपने ध्यान पे, अपने प्राण पे ध्यान लगाओगे तो आपका परिवर्तन होगा, नस नाड़ियाँ एकदम शुद्ध पवित्र हो जाएंगी। तो गलत विचार ही नहीं आएंगे तो नस नाड़ी ऑटोमेटिक शुद्ध रहेंगे, पवित्र रहेंगे। तो रासायनिक परिवर्तन हुआ। नाड़ी संस्थान पर नियंत्रण करने की क्षमता का विकास होगा, है, और नशे की आदत को बदलने का विकास होगा। ऐसा व्यक्ति फिर सोचेगा नहीं यार नशा करना तो बेकार ही है, इससे तो कष्ट ही हो रहा है शरीर को, तो परिवर्तन होने लगेगा। कार्य कौशल में वृद्धि होगी, कार्य हम अपने अच्छे तरीके से कर पाएंगे जब स्वस्थ रहेंगे तो। मन कायिक, है ना, अब मतलब हमारा मन और शरीर, काया कहते हैं शरीर को, मन मीन्स मन कायिक, है ना, दोनों शरीर और मन दोनों रोग से मुक्त रहेंगे। मानसिक और भावनात्मक तनाव का विसर्जन होगा, यानी दूर होंगे। आपराधिक और आक्रामक मनोवृत्तियों से मुक्ति मिलेगी हमें। अनुशासन का विकास होगा, सहिष्णुता का विकास होगा, एकाग्रता का विकास होगा, सामंजस्य का, कितना कुछ लिख सकते हो आप। मैत्री बढ़ेगी, संघर्ष सब लिख दो जो जो ध्यान आ रहा है, क्या क्या बढ़ा सकते हो। आत्मविश्वास बढ़ेगा, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा हमें। अंतर्दृष्टि का विकास होगा, मतलब हम अच्छा सोच के, अच्छा भावना से हम अच्छा ही दूसरे की बारे में भी अच्छा सोचेंगे। अंतर्दृष्टि विकसित होगी और मानवीय संबंधों को उदारता बढ़ाने में विकास होगा, मतलब हमारे दूसरों के साथ संबंध भी अच्छे बनेंगे। काम क्रोध लोभ मोह के कारण हम कितना बार लोगों से झगड़ा भी कर लेते हैं, है ना, तनाव में रहते हैं लोग। सहिष्णुता तो सहनशक्ति की भावना बढ़ जाएगी। सहिष्णुता, हाँ, सहन शक्ति। पीछे देख रहे होंगे क्या लिखा नहीं, है। मेरे को थोड़ा आपने जो लिखा है बहुत देख के मुझे रिमाइंड करता है। अब आगे देखो, ये क्या है? प्रेक्षा ध्यान के प्रयोजन, मतलब क्या प्रयोजन, किस लिए कर रहे हो? तो इसलिए कर रहे हो। क्या क्या लाभ है प्रेक्षा? क्या क्या लाभ? व्यक्तित्व के पूरा विकास होगा, सत्य की खोज होगी, है ना, और चित्त की निर्मलता होगी, ये सब आएगा उसमें। फिर अगला प्रश्न आता है कि प्रेक्षा ध्यान की उपसंपदा। अब उपसंपदा का तात्पर्य क्या है? उपसंपदा कहते हैं
आंतरिक संपदा के समीप रहने का संकल्प, ये पड़ेगा। आंतरिक संपदा, मैम उप संपदा का मतलब क्या होता है? वही तो बता रही हूँ। आंतरिक संपदा, आंतरिक संपदा के समीप रहने का जो संकल्प है, यानी आंतरिक संपदा क्या हुई हमारी? आत्मा, ठीक है। तो आत्मा, चित्त, चैतन्य, ये हमारे सबसे अंदर का तत्व है, यही हमारा मूल है, ठीक है ना। तो इसके समीप रहने की संकल्प जो हम प्रेक्षक ध्यान में क्या चाहते हैं कि ध्यान तक पहुंच जाए। ध्यान किसका बताया था मैंने? ध्यान किसका करने की कोशिश करते हैं? आत्मा का, है ना, चेतना का ध्यान करते हैं। तो जो वो आत्मा और चेतना का ध्यान करने का संकल्प हमने लिया है, उसके समीप बैठने का, उसके समीप जाने का हमें जो मौका मिल रहा है प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, वही उपसंपदा है। उस पूरी डेफिनेशन को, उस पूरी परिभाषा को उपसंपदा कहा है, राइट। तो प्रेक्षा ध्यान की यही उपसंपदा है कि हमें आत्मा के, चेतनता के नज़दीक जाके बैठने का अवसर मिल रहा है। बाकी समय में तो हम काम पे लगे रहते हैं। जब प्रेक्षा ध्यान या ध्यान की अवस्था में बैठेंगे तभी तो वहाँ जाने का अवसर मिलेगा हमें। बाकी समय थोड़ी सोच रहे हैं हम कि आत्मा क्या है, हमारा शरीर क्या है, श्वास कैसे लेनी है, नहीं सोचते। तो साधना प्रारंभ करने से पूर्व साधक सुख आसन पर बैठकर बद्धांजलि होकर प्रेक्षा ध्यान की उपसंपदा स्वीकार करता है, मतलब तैयारी करता है, ठीक है ना। बैठने की, संकल्प लेने की जो तैयारी कर रहे हैं वही उपसंपदा है। और शरीर को शिथिल और मन को तनाव मुक्त करने का जो आदेश देते हैं, देते हो कि नहीं? कायोत्सर्ग में, प्रेक्षा ध्यान में भी यही करते हैं। अब वो कहता है आगे, ये सब तो शब्द हैं जो आप बोले जाते हैं, प्रेक्षा सारे मंत्र हैं, इनको हम बोल सकते हैं उपसंपदा के लिए। और उपसंपदा की चर्या, अब चर्या बताते क्या होना चाहिए। चर्या मतलब उसका निश्चित वो क्या होना चाहिए, सूत्र क्या होना चाहिए। तो कहता है कि उपसंपदा के 5 सूत्र हैं। 5 में सबसे पहला आएगा भाव क्रिया। उपसंपदा में सबसे पहले भाव क्रिया। भाव क्रिया क्या है? भाव क्रिया को कहते हैं कि आप अपनी वर्तमान स्थिति में रहो, हैं। आदमी जो है ना 2 या 3 स्थिति में, अपने भूतकाल में रहेगा या भविष्य काल में, वर्तमान में कभी रहता ही नहीं है। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ आपको, लेकिन पढ़ने वाला क्या सोच रहा है कि मैंने आज दिन में ये खाया था, आज पेट खराब है, पता नहीं कितने समय में एक क्लास छूटेगी। तो वो क्या है? वो वर्तमान स्थिति में नहीं है, भाव क्रिया है उसकी। इसको कहते हैं कि आप अपनी वर्तमान स्थिति में रहो, जो चल रहा है ना अभी केवल उसमें ध्यान रखो, ना पीछे का सोचो ना आगे का सोचो, वर्तमान में जीना सीखो। ये भाव क्रिया, ठीक है। तो भाव क्रिया भी जो है ना, भाव क्रिया का पहला अर्थ है कि वर्तमान में रहना। इस बात को जानने का भाव क्रिया का दूसरा अर्थ है कि पहला अर्थ तो है कि वर्तमान में रहो, जागते हुए रहो या जानते हुए कार्य करो कि मैं जो पढ़ रही हूँ ना यही पढ़ रही हूँ, या मैं जो कर रही हूँ मुझे यही करना है, राइट। क्लास होती ना फर्स्ट डे जब आए थे तो कोई सर आया होगा ना, उन्होंने कराते बहुत अच्छा कराते, उन्होंने लिखवाया था। हाँ, मैं तो लिख रहा हूँ, बहुत बढ़िया लिखवाया था, बहुत बढ़िया। क्योंकि क्लास वाला वाले लिख पा रहे, बहुत मजा आया था। कौन सा सर है? सर का नाम तो जाने पत्ते से ही है। अच्छा। और बहुत बढ़िया डिटेल में बताया था। वर्तमान में रहना, जानते हो करना, और उसके अलावा सदैव जागरूक रहना। तो वो प्रेक्षा ध्यान कराते हैं ना वहाँ पे, वो यहीं के टीचर हैं, वो जो शिविर, साधना केंद्र में जो शिविर लगते हैं ना, ये बुजुर्ग लोग जितने भी आते हैं बड़े बड़े से, तो उनको प्रेक्षा ध्यान कराते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत आने वाली चीजें ही तो है।
प्रेक्षक ध्यान का पॉइंट है ना, सूत्र है तो उन्होंने क्लियर कर दिया, मैं मालूम थोड़ा मालूम लिख लिए थे वाला सारा स्टेप क्लियर समझ चीज भाग है लिया है और लिख लिया 2-3 दिन में ही कर लिया होगा ये काम तो। एक दिन में कर दिया था पहले दिन ये काम थे हाँ देखो। सो ऐसे स्टार्ट हुई संडे का दिन था उस दिन निकल गया लिख लिया और सही है हो गया। तो भाव क्रिया यही है कि वर्तमान में रहना और जागते हुए रहना। जी ये नहीं कि वर्तमान में तो आप सो गए, जी सोना भी नहीं है। प्रेक्षा ध्यान करते हुए कितने लोग सो जाते हैं तार से वो जाते लोग बहुत सारे कायसर में, तो सोना भी नहीं है, जागते हुए रहना है। वो से कराटे लेते हैं फॉरेन में सोते हुए ये नहीं पता रहता। वो नेचुरल क्रिया है ना, अभी शादी बने का है तो वही होगी। अभी तो पहला दूसरा स्टेप चल रहा ज़्यादा है। जिस दिन एक्सरसाइज होगा थक जाता सो जाता। एक तो सोना नहीं है उसमें दिमाग को माइंड को एक्टिव रखना है कि क्या बोल रहे हैं क्या कमांड दे रहे हैं। हाँ। अच्छा ना एक देखते हैं ये ना कि कमांड रुक जाता तो कुदरती नींद आ जाती है। अगर बोलते रहे ना तो थोड़ा ध्यान भी रहता है कि हाँ ये बोल रहे हैं ये वो बोल तो रहे हैं। बोलते रहते हैं। रुक जाते हैं 5 मिनट बीच का हाँ। वो बीच में या एक फिर दो मिनट रुकते के हैं। रुकते हैं। लेकिन अब अच्छा कराते हैं वो सर में घूमते फिराते हैं बहुत बढ़िया। पतले से हैं वो सर पता नहीं नाम क्या है उम्र आ रहा है थोड़े से एज हो गए 40-45 साल के आसपास उनकी उम्र होगी। हाँ वही होंगे, विमल सर पतले बहुत हैं। बढ़िया। वो शरीर संभालते हैं। तो फिर आगे यही है भाव क्रिया, समझ में आ गया। जी। और तीसरा इसका अर्थ है कि सतत अप्रमत्त रहना। प्रमत्त किसको कहते हैं? मादकता पूर्वक नींद में चले जाना और ये सब। ये तो अप्रमत्त मतलब प्रमत्त नहीं रहना है, प्रमाद में नहीं जाना है, नींद में नहीं जाना है, जी जागते हुए रहना है, नींद में नहीं जाना है और चित्त की निर्मलता के लिए कार्य करते रहना है, ध्यान करते रहना है। जी तो ये भाव क्रिया के अंतर्गत आ गया। ठीक है। अब दूसरा जो है इसका, किसका? उपसंपदा का दूसरा सूत्र है प्रतिक्रिया विरक्ति। प्रतिक्रिया। ये भी पता है? जी हाँ, प्रतिक्रिया में क्या है बताओ? इसमें क्या है प्रतिक्रिया क्या होती है जब कोई कुछ करते हैं हम लोग फट से रिएक्ट कर देते हैं। हाँ जैसे कोई बात बोल रहा है फट से गुस्सा आ गया हाँ। तो प्रतिक्रिया नहीं करनी है हाँ, तो प्रतिक्रिया को रोक देना है, रोक दे रहा है गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा नहीं करना गुस्से के कारण ही तो हमारा मन एकदम उद्वेलित होता है, हम दूसरे पे अटैक कर देते हैं। जी। जैसे किसी ने कोई बात बोली नहीं, हमने तुरंत जवाब दे दिया, नहीं देना है। प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो उपसंपदा है और उससे प्रेक्षा ध्यान नहीं लगेगा। तो जैसे लोग बहुत सारी बातें इसमें बताई गई हैं, लोगों का मन होता है कि टिट फॉर टैट या शठे शाठ्यम समाचरित, जिसने जैसा कहा ईंट का जवाब पत्थर से दो, ऐसी मानसिकता के लोग भी तो होते हैं जी, जी, ना। जी, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे कहा उससे विरति होनी चाहिए, यानी उससे दूर रहो आप। प्रेक्षा ध्यान के लिए इस चीज से आप दूर रहें। फिर तीसरा आता है मैत्री। मैत्री का मतलब मित्रता पूर्वक व्यवहार करो, सबके प्रति सद्भाव रखो सबसे, किसी से भी द्वेष मत करो, किसी से भी कड़वा मत बोलो, मैत्री पूर्वक व्यवहार रखो, है ना। मैत्री भावना ये उपसंपदा, ये इसका एक साधन है और इससे ही बहुत अच्छा तुम्हारा भाव क्रिया है। जी चौथा आता है मिताहार। मिताहार अपने पास करना चाहता है हाँ है, कम बोलना। हाँ मिताहार तो कम खाना। जी आहार, आहार किसको कहते हैं? खाने को, भोजन को। तो कम खाना ही चाहिए। मैम इसमें भी बहुत अच्छा होता है ना, उसमें होता है जो जैन लोग जो हैं जो स्वस्थ लोग रहना चाहते हैं वो आहार के लिए ना नित्य हाँ इसको फॉलो करें। तो उसमें बताया बहुत अच्छे डिटेल में बताया कि नित्य मतलब क्या होता है कि नित्य मतलब जो मेरे लिए अच्छा हो। जी। जी तो इस तरह से इन बातों का ध्यान रखते हुए अपना आहार लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम मांस मदिरा इत्यादि पी के आ गए, खा के आ गए और बोल रहे हो कि अब हमें प्रेक्षा ध्यान करना है। जी ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत हल्का भोजन लो, सुपाच्य भोजन लो, जिससे कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे। अब क्योंकि अस्वस्थ शरीर में कभी भी क्या नहीं होगा, प्रेक्षा ध्यान नहीं कर पाओगे। शरीर स्वस्थ रहना। शरीर पहले हल्का रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, और वो कब होगा? जब तुम अच्छा आहार लो। तो ज़्यादा भी खाना खा लेंगे तो उसमें हाँ, नींद आ बहुत जाएगी। ज़्यादा पेट भर के भी नहीं खाना है कि अच्छा बन गया तो ठूसा मुंह ज्यादा कर क्या तो सुस्ती आ रही है। हाँ। सुस्ती है। तो ऐसी चीजें, तुम्हारी बात करो। चाय भी तो एक वो है ना, नशे की चीज है। चाय। लोगों को-
हाँ, बहुत ज़्यादा लोग पीने लग जाते हैं तो चाय के बिना तो नशी सुबह ही नहीं होता। वो तो नशा आज के डेट में सभी के अंदर होगा लगभग मैं लगभग। तो चाय पीता ही नहीं, बोलता हूँ बहुत चाय, बढ़िया बात है फिर तो। चाय से बढ़िया पानी पी लेता हूँ मैं। हाँ, ऐसा ही रखना रबड़ी चाहिए। बना के पी सकते हैं। हाँ, ग्रीन टी तो पी लेते हर हैं। आदमी ग्रीन टी से उसमें पुदीना डाल अरे देते हर हैं। आदमी के घर में थोड़ी होती है रबड़ी, कोई बात नहीं, अरे पानी तो घर से ही, घर के तो ठीक है, जब मुझे पीना ही नहीं है चाय पड़ोसी भी तो छोड़ो ना, कई बार दूध पी लो। कहीं नहीं दूध, मैं कई बार बहनते हो जाता हूँ ना, बहनते करते हुए उसकी करते हैं चाय पी ले वो, फिर उसके साथ बोलती है अब तो तेरा मान उठते हैं तो सब पूछते हैं खिलाते हैं, मैं तू ऐसे करता है, मैंने तो तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ तो पानी दो नींबू पानी दो, उसको कोई बात तो वो सबसे दे दो नींबू पानी बना देते हो। अगला आता है मौन, इसमें लिखा हुआ है, उसका अर्थ जो होता है मित भाषण। जी मित भाषण माने मीठा बोलना, या जितना भी बोले कम बोले, है ना, बहुत जरूरी है तब बोले। ये नहीं कि बहुत से लोग इतना बोलते रहते हैं, अनावश्यक ही बोलना, बस कोई पूछे ना पूछे जबरदस्ती बोले जा रहे हैं, तो इतना भी नहीं बोलना चाहिए। जब जरूरत हो, जितना ज़्यादा ज़रूरत हो तब अपने शब्दों को बोले, वरना मौन रहे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि मौन रहे, है ना, क्योंकि मौन रहने से भी हमारी आत्म संतुलन बना रहता है, बिगड़ता नहीं है अंदर से कुछ, शांति अंदर की बनी रहती है। जितना ज़्यादा बोलते हैं ना, तो बोलने से उतना वो भी तो होता है नुकसान, है, तो ऊर्जा जाती है हमारे अंदर, शक्ति जाती है, उसमें भी तो शक्ति लगती है ज़्यादा बोलने से। तो अनावश्यक ना बोले, जितना जरूरी हो उतना बोले, अन्यथा मौन का धारण करते हैं, ये बताया। फिर आगे कहता है प्रेक्षा ध्यान का स्वरूप क्या होना चाहिए। स्वरूप इसका होना चाहिए नंबर 1 एकाग्रता, ये तो सबसे पहले बहुत जरूरी है। एकाग्र होना चाहिए आपको ध्यान में रहने के लिए। अब इसके लिए मन की आवश्यकता है, मन ही तो रहेगा एकाग्र, और दूसरा कौन सा है मन का रूप, चंचल। तो इन दोनों में से आप कौन सा छांटोगे, एकाग्रता वाला मन छांटना है। तो स्थिर रहना है, क्योंकि मन चंचल रहेगा तो इधर उधर भागेगा, है ना। तो प्रेक्षा ध्यान के लिए एकाग्र मन को स्थापित करना है और स्थिरता पूर्वक मन को स्थापित करना है। तो चंचल मन से कभी भी क्या प्रेक्षा ध्यान की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। एकाग्रता से विचारों को रोकना और प्रयत्न करके रखना कि मन स्थिर रहे, तभी हम एकाग्र हो सकते हैं। दूसरा बताया इन्होंने प्रेक्षा ध्यान के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। ध्यान का स्वरूप अप्रमाद चैतन्य का जागरण या सतत जागरूकता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप गए और सो गए, जागरूक रहना है। हमारे पैर के अंगूठे से लेकर शरीर के एक एक अंग का जो आदेश दिया जाता है उसमें जागरूक रहना है, सोना नहीं है, ध्यान लगाना है कि ये हो रहा है, शांत शिथिल हो रहा है, और फिर जागरण भी करना है उसका। और शिथिल करते समय तो कुछ लोग जागते रहते हैं, और जब जागरण होता है तो भी सो जाते हैं। स्टार्टिंग में आते वापस रहते हैं, होता है ना ऐसे, जब तक जागने का मौका आता है फिर वो जगाते भी तो है कि वापस आओ, अपने हाथ पैरों को हिलाओ। कोई नहीं, बहुत सारे लोग हिलाते नहीं हैं, अपना आराम से चले गए दूसरी दुनिया में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जागरूक रहना है। जब जो आदेश दिया जा रहा है उस आदेश का पालन करते हैं। बच्चा बैठ जाओ, बैठो, मम्मी के पास बैठो। और फिर उसके बाद सब इसी तरह से जागरूकता रखते हुए क्षण भर का भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद मतलब नींद, प्रमाद मतलब हाँ नींद या एकदम से सोना, इस तरह का मादकता नहीं होनी चाहिए शरीर में। प्रेक्षा ध्यान के मूल आधार क्या है। प्रेक्षा ध्यान का मूल आधार, अब इसमें इन्होंने बताया एक तो द्वंद्वात्मक अस्तित्व। द्वंद्व क्या होते हैं, द्वंद्व, हाँ लड़ाई, वेरी गुड। किसकी लड़ाई, अस्तित्व की। किससे कैसे अस्तित्व की लड़ाई होगी भाई,
अस्तित्व तो मतलब ये है अस्तित्व तो मैंने कल बताया था जी। आपको, किसको कहते हैं? जो सत्य है, हाँ, क्या सत्य है? आत्मा जो है सत्य होती है। जी। नहीं, चेतना। तुम आए नहीं थे शायद उस क्लास में। तुम ठीक है, परसों मैंने बताया था या कल बताया था। अस्तित्व मीन्स जो हमने अपने जीवन को बनाने के लिए किया हुआ है, हम हैं इस जगत में। कैसे पता चलेगा? मैं इस जगत में हूँ, जी। मैं हूँ यहाँ पे, यहाँ कार्य कर रही हूँ, कैसे पता चलेगा? आपके अस्तित्व से पता चलेगा आप कैसे क्या अस्तित्व? क्या क्या काम करे आपने, हाँ। कैसे कैसे काम करे, क्या छवि है आपकी। हाँ, अब मैं रोज आती हूँ, क्लास लेती हूँ, है ना? मैं यहाँ से जाती भी हूँ, मैं यहाँ आके पढ़ाती हूँ, यही तो मेरा अस्तित्व है। और इसी से आप मुझे जानते हो कि मैडम है एक, वो क्लास में रोज आ रही हैं, हमें पढ़ा रही है, ये वाली पुस्तक पढ़ा रही है, इतना ज्ञान हमें दे दिया है, और मैडम ऐसी ऐसी दिखती हैं। ये मेरा अस्तित्व है, सही बात। ठीक है ना? तो जो मेरा अस्तित्व है यानी मेरा जीवन, अस्तित्व का दूसरा नाम है जीवन मेरा। तो वो दो भागों में बटा हुआ है, और दो भाग कौन से हैं उसमें? एक तो जीव यानी आत्मा, और दूसरा शरीर। मैं दो चीज़ों से बनी हुई हूँ, एक ही नहीं हूँ मैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं क्या हूँ? एक शरीर है, एक आत्मा है। हाँ, दोनों चीज़ों से बने हुए हैं। दोनों चीज़ों का जब मिश्रण है तो मेरा क्या बन गया? अस्तित्व बन गया, यानी मेरा जीवन बन गया। तो यहाँ पर जब हम प्रेक्षा ध्यान करते हैं तो द्वंद्वात्मक चलता है। द्वंद्वात्मक किसमें चलेगा? हमारे चेतन शरीर में और आत्मा में। आत्मा चेतन हो गई। हाँ, आत्मा जो है ना, आत्मा के साथ जब हम लेट जाएंगे तो हम उसमें आदेश देते हैं ना कि हम अपने शरीर को आत्मा से अलग कर रहे हैं, हम आत्मा हैं, आत्मा शिथिल है, आत्मा ये है वो है। ये बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? शरीर का एक एक भाग को शिथिल करके हम उसको अलग करवाते, कायोत्सर्जन किया जाता है। तो द्वंद्व अर्थात शरीर को आत्मा से अलग करने की लड़ाई चल रही है। यही है उसका मेन, और हमें वहाँ पहुँचाना चाहते हैं जो सत्य है, यानी आत्मा जो सत्य है वहाँ हम पहुँचे जाके, शरीर को जानते हुए और इसको अलग करने की कोशिश करें। लेकिन जो जागरूक होकर प्रेक्षा ध्यान करता है वो तो सफल हो जाता है इसमें, और जो जागरूक नहीं है वो अपना सो जाता है, उसको पता ही नहीं है किसको किससे अलग करना है, ठीक है ना? लेकिन जो जागरूक है वो द्वंद्व करता है, लड़ाई होती है उनकी, और वो अलग हो जाता है। शरीर और आत्मा के बीच लड़ाई होती है, अलग हो जाते हैं कुछ क्षणों के लिए, जी। अनुभव किया जाता है, अनुभव कराने का प्रयास किया जाता है। जो अनुभव करते हैं वो करते हैं, जी। ठीक है? तो ये द्वंद्व है, राइट? अस्तित्व का द्वंद्व। दूसरा है अध्यवसाय तंत्र से भाव तंत्र तक ले जाना। प्रेक्षा ध्यान का मूल आधार है भाव तंत्र तक। अध्यवसाय आत्मवादी दर्शन के अनुसार केंद्र में है द्रव्य आत्मा या मूल आत्मा, है ना? हाँ, तो उस केंद्र की परिधि में अति सूक्ष्म कर्म शरीर द्वारा निर्मित होकर कषाय किसको कहा था? काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि जो है ना, उसका वलय है। वलय मीन्स एक घेरा बना हुआ है। वलय किसको कहते हैं? जैसे जो हमारी चूड़ी होती है ना, इसको भी वलय कहते हैं, गोल होता है। तो ये गोल है, ये एक तरह से ऐसे गोल है। तो ऐसे ही गोलाकार में हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह एक गोला मार के बने रहते हैं, वो घुसने ही नहीं देते किसी चीज को। जैसे ही हम सच की तरफ जाते हैं फिर से कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन वो कहते हैं कि उस वलय को तोड़ो, काम, क्रोध, लोभ, मोह के उस घेरे को तोड़ के तुम्हें जाना होगा अंदर। और चेतन तत्व शासक के स्थान पर है, फिर भी कषाय तंत्र इतना शक्तिशाली है, यानी वो घेरा इतना शक्तिशाली है कषाय तंत्रों का, झूठ, लाभ, लोभ, मोह इत्यादि का, कि उसकी इच्छा के बिना साधक कुछ कर भी नहीं पाता। वो पहले ही रोकने का प्रयास करते हैं कि नहीं अभी मत जाओ। साधक कितनी साधना कर लेते हैं, फिर कहीं ना कहीं मजबूर होकर नीचे आ जाते हैं।
यानी वो जो घेरा है वो बार बार इतना शक्तिशाली होता है कि बार बार पीछे फेंक देता है। ये बहुत बड़ी साधना होती है, जी बहुत लंबा प्रयास होता है। इन काम क्रोध लोभ मोह से हम छुटकारा पा ही नहीं सकते। बिरले होते हैं जो वैरागी होते हैं, पालन चले करते जाते हैं। हैं जी आगे पार करके इसको। तो कहते हैं कि अध्यवसाय तंत्र से भाव तंत्र तक पहुंचना, यही मतलब भाव माने भावना, और भाव कहाँ होंगे? चेतना में, जी है ना। तो वहां तक पहुंचने की जो यात्रा है वो करवाई जाएगी प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। क्रिया तंत्र, अब आगे पढ़ता है कि क्रिया तंत्र क्या है। प्रवृत्ति तंत्र कहते हैं इसको। मन शरीर वाणी ये तीनों जो है क्रिया तंत्र हैं और क्रियान्विति के साधन हैं, ज्ञान के साधन हैं। ज्ञान तंत्र चित्त तंत्र तक, भाव तंत्र लेश्या तंत्र तक समाप्त हो जाता है। इन दोनों के निर्देशों की क्रियान्विति के लिए क्रिया तंत्र सक्रिय रहता है, जिसके 3 कर्मचारी हैं। क्रिया तंत्र के 3 कर्मचारी हैं। कौन कौन से? मन वाणी और शरीर। अब मन का कार्य क्या है? मन का कार्य है स्मृति में रहना, कल्पना शक्ति और चिंतन करना। तो कभी एग्जामिनर पूछ ले कि मन किसको कहते हैं, तो आपको बताना है कि मन के अंदर 3 चीजें हैं। एक तो मन या तो काल्पनिक चीजों में सोचता रहेगा, ठीक है, या चिंतन करेगा, और या फिर कल्पना करेगा, स्मृति करेगा। कल्पना, स्मृति और चिंतन, ये तीनों कार्य हैं मन के। मन हमेशा इन तीनों में ही उलझा रहता है। स्मृति में सोचता है, याद करना, याद करता रहेगा। याद करना, जो चीजें चली गई हैं बीत गई हैं उनको याद करता रहेगा। और कल्पना, या फिर आगे आने वाली चीजों को काल्पनिक ढंग से सोचता रहेगा कि अब मैं ये पहले ही अंदाजा लगा लेना, कल्पना कर लेना अपने मन में। तो भाई मैं तो MA करूँगा ना, इसके बाद मैं ये करूँगा, PhD करूँगा, फलाना करूँगा, ठीक है। ज़्यादा अतिशयोक्ति सोचते रह जाना। और चिंतन करना, फिर कभी कभी सोचने लग जाना कि अरे यार कैसे होगा, पढ़ाई नहीं होगी, इस तरह का चिंतन। हाँ, तो ये 3 रहते हैं मन के पास। मन का कार्य क्षेत्र है ये। मन बस इन्हीं चीजों में घूमता रहता है, इसके बाहर नहीं जाता मन, ठीक है। तो मन का काम जो है ज्ञान करना नहीं है। ज्ञान तुम कभी मन से नहीं कर सकते। ज्ञान किससे मिलता है? बुद्धि से। मन को कभी काम में देखा, सॉरी ज्ञान में देखा है लगा हुआ? मन ज्ञान में लगता ही नहीं है। मन भटकता, इन चीजों को करता रहता है ना, 3 कामों को करता है मन। बहुत से लोग बोलते हैं कि यार पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। अरे मन को थोड़ी लगाना है, पढ़ाई में बुद्धि को लगाओ अपनी। मन का तो मन लगेगा कैसे जब मन का काम ही नहीं है पढ़ाई का। मन का काम तो इधर उधर भटकना, तुम्हें भटकाना। मन बहुत चंचल चीज होती है, बहुत ही, घोड़े से भी तेज रफ्तार, मतलब इतनी तेज रफ्तार है इसकी कुछ कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये मन करने ही नहीं देता किसी को कुछ। फिर आगे कहता है कि चित्त तंत्र और लेश्या तंत्र से मिलने वाले निर्देशों का ये पालन करता रहता है। इस प्रकार चैतन्य के स्पंदन कषाय के वलय को पार करके अध्यवसाय के रूप में बाहर आते हैं और लेश्या तंत्र के साथ मिलकर भावधारा बन जाते हैं। स्थूल शरीर में वह भावधारा ग्रंथि तंत्र के माध्यम से अभिव्यक्त होती है और वह भाव तंत्र कहलाता है। इतनी लंबी प्रक्रिया चलती है, ठीक है। तो भावधारा वृत्ति के रूप में अभिव्यक्त होती है चित्त की प्रवृत्तियाँ। तो ये सब एक क्रिया तंत्र चलता है। इसमें मेन बात आपको यही लिखनी है। एक तो मन के बारे में बता देना है कि मन ये काम करता है। मन कभी भी किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा पहले तो बाधाएं उपस्थित करता रहता है। उसके बाद चित्त तंत्र तक और लेश्या इत्यादि आती हैं, वहाँ तक पहुँचता है। और प्रेक्षा ध्यान के स्रोत क्या क्या हैं? प्रेक्षा ध्यान के मूल स्रोत क्या क्या हैं? ये शब्द शाश्वत नहीं है, शाश्वत अर्थ होता है। शाश्वत कहते हैं निरंतर को, सत्य को। शब्द कभी शाश्वत नहीं होते, ठीक है। अर्थ शाश्वत रहता है।
अब किसी चीज को हम कितने ही शब्दों से बोल देते हैं, एक चीज के कितने ही शब्द हो सकते हैं, नाम, लेकिन अर्थ उसका एक ही रहता है ना। भोजन को हम भोजन भी बोल देते हैं, फूड भी बोल देते हैं, आहार भी बोल देते हैं, लेकिन जो जा रहा है मुंह के अंदर भोजन वही है असल में, है ना। भोजन मतलब जो खाया जा रहा है। तो एक चीज है, खाने का जो सामान है वो भोजन है, लेकिन हम उसे अनेक नामों से पुकार रहे हैं। तो ये शब्द हो गए, और अर्थ जो है उसका खाना केवल क्षुधा पूर्ति करनी है, पेट की संतुष्टि करनी है, ये भोजन है, अर्थ हो गया। तो आज का हम ये पाठ यही संपन्न करते हैं। सर भी आ गए हैं आपके, और इसका कल आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। श्लोक पढ़ेगा। हाँ।